तो मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, वॉल्यूम्स स्लो इंक्रीज कर रहे हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है। मोस्टली मेजरली ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जिनको आपने ज्यादा पॉइंट्स गेन करते हुए देखा या जिनमें कुछ बेटर वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं? जिस वजह से फार्मा सेक्टर और जो सीमेंट सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म आर कर यू रहा लुकिंग एट बेटर इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान आने वाले कुछ टाइम्स के अंदर? अगर आप कंपनीज की बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें आपका पैसा पार्क हो जाए और आपको थोड़ी एक अच्छी yield, तो आपको एग्जिट का भी मौका नहीं मिलता। मतलब या तो आप फंस जाते हैं, तो आपने उसके बाद लिक्विडिटी को मॉनिटर करना होगा कि क्या लिक्विडिटी उन कंपनीज में उस जगह पे स्टे करेगी या लिक्विडिटी शिफ्ट करेगी, और अगर कर रही है दैट मींस कि उनके फंडामेंटल्स इंटैक्ट है नहीं है, क्या ऑयल प्राइसेस से वो इम्पैक्ट हो रहे नहीं हो रहे। कॉर्पोरेट सेक्टर हमेशा ये देखता है कि आप पे टैक्सेस किस तरह इम्पोज हो रहा है। मुझे वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ PSX हफ्तानामा। मुझे शो में ज्वाइन कर रहे हैं मुफीज अजीज और मोइज शहजाद। वेलकम टू द शो। मोइज, मैं आपसे जानना चाहूंगा मार्केट आज की कैसी रही। और मार्केट ने 167 से ऊपर की क्लोजिंग तो दे दी, लेकिन कैसा मोमेंटम था आज मार्केट का और कैसे वॉल्यूम्स रहे? मार्केट तो बेहतर थी आज, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करता हूँ तो वॉल्यूम्स के अंदर इतना मजा नहीं रहा आज। सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ के वॉल्यूम थे KC 100 इंडेक्स के, और पूरे मार्केट के वॉल्यूम जो थे वो 85 करोड़ के। तो मार्केट हालांकि आज बेहतर थी, अच्छी खासी हमने बाइंग देखी। और जो मेन बाइंग आई है या जो मेन वॉल्यूम्स आए हैं आज मार्केट के अंदर वो सेकंड हाफ के अंदर आए हैं। अगर सुबह 12 बजे तक की हम मार्केट देखते हैं तो उसके अंदर मार्केट पॉजिटिव तो थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ के वॉल्यूम थे रेडी के अंदर। और सेकंड हाफ में सिर्फ 2 घंटे होने के बावजूद 25 करोड़ के वॉल्यूम आए हैं KC 100 में। तो सेकंड हाफ वॉज गुड। हमने देखा बाइंग विटनेस की मार्केट के अंदर, और मुझे लगता है कि जो आज पीपीलीवी का डेटा आएगा वो भी इंटरेस्टिंग होगा, जिसके अंदर हम फिर से फंड्स की बाइंग देख सकते हैं। और अगर जहां तक न्यूज़ की बात है, सेंटिमेंट्स की बात है, तो वो सब आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। आज तीसरा दिन था मार्केट का जिसके अंदर जंगबंदी भी हो गई, जंग भी खत्म हो चुकी है, सीज फायर हो गया है, और इस्लामाबाद में इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है कल के दिन, तो उसका भी इम्पैक्ट हम आने वाले वीक के अंदर देख सकते हैं। जहां तक आज की बात है तो मार्केट के अंदर अब तक लास्ट 3 दिन के अंदर, जब से सीज फायर अनाउंस हुआ है और पाकिस्तान की वजह से सीज फायर हुआ है, तो मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, वॉल्यूम्स स्लो इंक्रीज कर रहे हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है। और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा फंड डिपॉजिट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो अब बाइंग प्रेफर कर रहा है। जिन्होंने कैश रखा हुआ था वो पहले, इवन हम कह रहे थे बाय करो, लोग कह रहे थे, हर कोई कह रहा था बाइंग करनी चाहिए, लेकिन तब भी लोग इंडिविजुअल्स जो हैं वो बाय नहीं कर रहे थे, क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव होता है तो कोई बाय नहीं करता। उसके बाद जब से सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है तब से इंडिविजुअल का भी पैसा आना शुरू हुआ है। बहुत सारे लोग माल बेच रहे हैं, लेकिन अच्छे खासे लोग बाइंग भी कर रहे हैं। लेकिन नेट पीपीली भी देखते हैं तो पिछले 2 दिनों से सेलिंग भी आ रही है इंडिविजुअल की, और ज्यादातर इन्वेस्टर मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल रहे हैं। क्योंकि जब मार्केट इस तरह की होती है तो आपको समझ नहीं आता है कि कौन सा शेयर लें कौन सा नहीं लें, तो इससे ज्यादा लोग बेहतर समझते हैं ये कि इंडिविजुअल के अंदर इक्विटी मार्केट्स के अंदर पैसा डाल दें, और म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी मार्केट्स में पैसा डाल दें। और हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, पहले दिन जब मार्केट तकरीबन 15,000 पॉइंट प्लस थी, तब म्यूचुअल फंड की $30 मिलियन के करीब की बाइंग आई थी, और कल के दिन $27 मिलियन के करीब बाइंग आई, और आज मुझे लगता है कि 10-15 मिलियन की तो बाइंग होगी ही म्यूचुअल फंड की। बिल्कुल सही है। मोस्टली मेजरली ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जिनको आपने ज्यादा पॉइंट्स गेन करते हुए देखा या जिनमें कुछ बेटर वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं? कुछ आप स्टॉक्स अगर बता सकें। देखें, सेक्टर वाइज अपनी मार्केट चल रही है। पहले अगर हम तेजी की बात करते हैं तो पहले जो अच्छी खासी रैली आई थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वो बैंकिंग सेक्टर लेके आया था। बैंकिंग सेक्टर के प्राइसेस जो हैं वो 3x 4x हो चुके थे। बीओपी नॉन शेयर की बात कर रहा हूँ, खैर मैं, बीओपी ₹10 का ₹40 तक चले गया था। बहुत सारे शेयर्स इंक्रीज कर गए थे। नेशनल बैंक ₹60 का ₹300 तक चले गया था, 280 तक चले गया था। तो बैंकिंग सेक्टर की रैली थी। उसके बाद ऑयल सेक्टर ने थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड किया रैली को, रैली थोड़ी आगे बढ़ी, रिफाइनरी थोड़ा सा आया। लेकिन अब अभी जो रैली स्टार्ट हुई है, अभी जो 15 से 17,000 पॉइंट प्लस हुई है पिछले 3 दिन के अंदर, तो उसके अंदर सीमेंट सेक्टर और फार्मा सेक्टर का अच्छा हाथ है, बड़ा हाथ है, और कुछ ना कुछ बैंकिंग भी चल रहे हैं। बैंकिंग ने अपने आप को अच्छा रिकवर किया है, जिसके अंदर यूबीएल बैंक भी शामिल है। यूबीएल बैंक पहले नेगेटिव जा रहा था पिछले इसी वीक के 2 दिनों के अंदर स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद वो भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जब जंग खत्म होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खर्चा भी खत्म हो गया, सारी चीजें बैक टू नॉर्मल आ गई, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस भी आपको पता है कल कम हो गई, तो इस वजह से मार्केट भी मजबूत है। और सेक्टर की बात करूं तो क्योंकि अफगानिस्तान की जो जंग खत्म हुई है, सीज फायर हुआ है, कल ही सुबह न्यूज आई थी, तो पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोर्ट करता है सीमेंट और फार्मास्यूटिकल की APIs, ठीक है, फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन भी एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान।
तो वो मेनली एक्सपोर्ट जो होती है वो अफगानिस्तान के अंदर होती है, और प्लस पाकिस्तान का जो नाम ग्लोबली बढ़ गया है तो उससे भी पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑर्डर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सीमेंट की जो कंपनीज है हमारी वो अब तक फुल 100% एफिशिएंसी पे कभी भी काम नहीं करती। इवन कोई भी कंपनी हो, लकी सीमेंट हो या फिर छोटी पावर सीमेंट हो, कोई भी अब तक अपना 100% प्रोडक्शन नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? कि ऑर्डर्स इतने नहीं होते थे, डिमांड इतनी नहीं है, तो वो सप्लाई कहाँ से करेंगे? वो क्यों सीमेंट बना के रखें, अपना प्लांट चलाएं, अपना जो है वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ा दें, लेकिन सेल्स ही ना हो तो। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ग्लोबली नाम हो गया है पाकिस्तान का, तो अब हो सकता है सीमेंट के ऑर्डर्स आए, प्लस गर्मियां चल रही हैं तो गर्मी के अंदर वैसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, तो सीमेंट की सेल्स इससे इम्पैक्ट करेंगी। प्लस फार्मास्यूटिकल की मैं बात करता हूँ, तो फार्मास्यूटिकल आपको पता है कंटिन्यूसली दवाइयों की सेल्स बढ़ रही है विद इन द पाकिस्तान, और आउटसाइड द पाकिस्तान अगर एक्सपोर्ट की बात करता है तो वो भी थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो गई है फार्मास्यूटिकल की। और जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीज फायर हुआ तो वहां से भी सेल्स इम्पैक्ट करेंगी, तो इस वजह से फार्मा सेक्टर और जो सीमेंट सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और फार्मा के रिजल्ट आपने देखे ही हैं, जिसके अंदर एबट, हाइनून, गैलेक्सो, ईजीपी, इवेंसिटी फार्मा, सबके रिजल्ट अच्छे हैं, तो इस वजह से मार्केट के अंदर अभी जो सेक्टर लीड कर रहा है वो ये दो सेक्टर है। मैं रिजल्ट्स से रिलेटेड दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, मूवीज में आपकी तरफ आना चाहूंगा। सीज फायर हो गया, पाकिस्तान के अंदर टॉक्स चल रही हैं, पाकिस्तान और अपनी इकोनॉमी को लेके हम किसी तरीके से इसको एक अच्छे तरीके से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि कंट्री के रेवेन्यूज और कंट्री के रिजर्व्स इस सीज फायर की वजह से ज्यादा आए। आर यू लुकिंग एट बेटर इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान आने वाले कुछ टाइम्स के अंदर इस सब सिचुएशन के बाद? जी, अच्छा, मुझे याद है जब ये जंग स्टार्ट हुई थी और हमारे डिस्कशन में अपने ग्रुप में भी बात बताई थी, कम्युनिटी से शेयर की थी कि जब इवन सीज फायर भी होता है पाकिस्तान की सब तारीफ कर रहे थे, तो मैंने बात बोली थी कि तारीफ इज वन थिंग, लेकिन उसके बाद अगर ये ट्रांसलेट होता है इनटू डेटा, इनटू इन्वेस्टमेंट्स, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जिस तरह पाकिस्तान का एक ग्लोबल मैप पे पाकिस्तान का जिस तरह नाम आया पॉजिटिव तरीके से फॉर ऑल द राइट रीजंस, मुझे लगता है डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर हो, या किसी भी और चीज को लेकर हो। तो यस, आई एम लुकिंग इनटू द फैक्ट कि इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि यहाँ पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा कॉन्फिडेंस ओवरसीज की तरफ से या फॉरेनर्स की तरफ से नजर आएगा। अगेन दैट डजंट मीन कि फॉरेन बाइंग शुरू कर देगा, मैं इस चीज को नहीं बता रहा, बट कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि पीपल विल स्टार्ट लुकिंग at Pakistan in a positive sense. That means कि आपके लिए एक्सपोर्ट के रास्ते अच्छे खुल सकते हैं, people would trust your products, चाहे एक्सपोर्ट के मामला हो या इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला हो, बहुत सारी चीजें होंगी, सर्विस के मामला हो। So yes, बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ अगर हम इन्फ्लेशन के नंबर्स देखें तो इन्फ्लेशन मुफीद आपको कैसे लगती है आने वाले फिस्कल ईयर 26 से 27 के बीच में? क्या आप इसको आने वाले टाइम्स में इन्फ्लेशन के नंबर्स डबल डिजिट में जाता देख रहे हैं, और किस तरह से उसको मॉनिटर करते हैं? अच्छा, मैं कल से अपनी बात कनेक्ट करता हूँ। जब कल हमारी बात हुई थी तो मैंने ये बात बोली थी कि जब आपने पेट्रोल और ऑयल प्राइसेस की बात की थी, और मैं कल की बात ये कर रहा हूँ जो हमारा रेगुलर शो आता है मंडे टू थर्सडे PSX रोजनामा, बात ये हुई थी कि ऑयल प्राइसेस क्या हम नीचे आती हुई देख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि कम्युनिकेट हुआ है वो हमने मटेरियलाइज होते हुए देख लिया। इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल थोड़ा नीचे आएगा एंड देन फिर हमारी ऑयल की प्राइसेस ऑलमोस्ट सेटल हो रही हैं, लेकिन जो प्राइसेस बढ़ी थी और उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आया था, तो कहीं ना कहीं एक क्वार्टर 2 क्वार्टर में रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर नाउ आई थिंक एक आध क्वार्टर में आप रिफ्लेक्ट कर देख सकते हैं कि थोड़े बहुत इन्फ्लेशन के नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बट अभी ऐसा लगता है कि अगर ऑयल प्राइसेस ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती तो आपके इन्फ्लेशन के नंबर ठीक रहेंगे। बिल्कुल सही है। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, रिजल्ट्स कुछ बता देंगे किसी कंपनीज के आए हैं और कोई अच्छे रिजल्ट्स हैं तो उनको जरा डिस्कस कर लें ऑडियंस। अटक सीमेंट का रिजल्ट आया है एक आज हमारे पास, जिसके अंदर अगर हम अर्निंग्स देखते हैं तो 6 रुपए 21 पैसे की क्वार्टरली अर्निंग्स आई हैं, और सेल्स भी तकरीबन जो है वो 30% से इंक्रीज हो गया है ये कंपनी की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अटक सीमेंट आपको पता है वो एक्वायर हो चुका है और बायबैक भी चल रहा है अटक सीमेंट का, जिसको कैपको ने और फौजी सीमेंट ने खरीदा है। तो बायबैक के अंदर 330 रुपए की प्राइस ऑफर की, तो इसके अंदर से आई थिंक पब्लिक तो एग्जिट कर चुकी है 330 पे, लेकिन कंपनी का रिजल्ट अच्छा है तो इसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा फौजी सीमेंट के अंदर। तो रिजल्ट तो अच्छा है और 50 पैसे का डिविडेंड भी दिया है अटक सीमेंट ने। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताएं अपने पीयर्स में जितनी डिफरेंट कंपनीज हैं इस सेक्टर के अंदर, उस हवाले से अटक सीमेंट को किस तरह देखते हैं? यार सेक्टर वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे अटक सीमेंट तो मैं अपनी टॉप लिस्ट के अंदर नहीं रखता उसको, क्योंकि जो मेरी टॉप लिस्ट है उसके अंदर सबसे पहले सबसे टॉप पर जो मुझे अंडर वैल्यू लगता है स्टॉक सीमेंट सेक्टर का, वो मैपल लीफ सीमेंट लगता है, क्योंकि उसके पास पायनियर सीमेंट की भी अच्छी होल्डिंग हो गई है, मैपल लीफ का अपना बिजनेस अच्छा है और प्रॉफिटेबल है, प्लस फैसल बैंक भी कुछ ना कुछ होल्ड कर लिया है, एक्वायर कर लिया, और
अभी भी एक्वायर कंटिन्यूसली जारी है। तो मुझे लगता है कि जो मैपल लीफ सीमेंट है वो एक अंडर वैल्यू है, जो कि आपको अच्छा गेन विद इन द ओवर टाइम पीरियड ऑफ 3 से 4 साल 5 साल के अंदर आपको 5x to 10x रिटर्न मुझे लगता है कि मैपल लीफ दे सकता है। मैपल लीफ के अंदर इतना पोटेंशियल है। दूसरे नंबर पर डीजी खान सीमेंट आ जाता है। डीजी खान भी एक समझ लें 200 रुपए के अराउंड, 190 रुपए के अराउंड का शेयर है और ग्रुप इतना स्ट्रांग है, उसके पास कुछ एमसीबी की होल्डिंग्स है, कुछ निशात की होल्डिंग है। तो डीजी खान सीमेंट लगता है। और तीसरे नंबर पर अगर कोई बंदा हो जो बोले यार मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है सीमेंट सेक्टर में, तो कौन सी स्क्रिप्ट में करूं, तो जो हर कोई आंसर देगा और वो भी मैं दूंगा, वो है लकी सीमेंट। क्योंकि ग्रुप सबको पता है बहुत स्ट्रांग है। डाइवर्सिफिकेशन उसकी पूरी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है। उसके नंबर ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा है, गाड़ियों के अंदर भी है, सीमेंट के अंदर भी है, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए आई वुड प्रेफर। और अब तो म्यूचुअल फंड भी है इनका लकी वालों का। तो तीसरे नंबर पर मेरे लिए लकी सीमेंट होगा। बिल्कुल ठीक है मुझे आपने सीमेंट सेक्टर का थोड़ा सा एनालिसिस भी कर दिया और कंपनीज भी बता दी। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड मैं आपसे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा जानना चाहूंगा, किस तरीके से उसको एनालाइज करते हैं। यूरिया की प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी स्टेबल रही हैं, सीजन के अंदर ठीक थी, लेकिन कंपनीज को गैस शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर होंगी तो उससे प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, और मिला के फर्टिलाइजर सेक्टर को इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह देखते हैं, खुसूसन कंपनीज भी थोड़ी सी बताइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो फर्टिलाइजर सेक्टर में जो बड़ी कंपनी है दैट इज एफएफसी पॉची फर्टिलाइजर। जहां तक आपने यूरिया की प्राइसेस की बात की और गैस शॉर्टेजेस की बात की, तो इंटरनली जो डिमांड है, इंटरनली जो कंपनी है वो वहां से गैस प्रोवाइड करके सारी चीजें केटर करेंगी। तो ऐसा कोई शॉर्टेजेस या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारी फर्टिलाइजर कंपनीज को, और डिमांड इंटरनली सारी कवर हो जाएगी। अगर आप कंपनीज की बात करें तो पॉची फर्टिलाइजर, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें आपका पैसा पार्क हो जाए और आपको थोड़ी एक अच्छी यील्ड, या आप डिफेंसिव सेक्टर में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं दैट इज पॉची फर्टिलाइजर, फिर आप एंग्रो होल्डिंग्स में जा सकते हैं। अगेन इट्स नॉट अ फर्टिलाइजर कंपनी, इट्स वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अम्ब्रेला के नीचे आता है। बट आई थिंक एंग्रो फर्टिलाइजर लेने की बजाय आप अगर एंग्रो होल्डिंग ले लेते हैं तो वो एक अच्छी चॉइस होगी। फातिमा फर्टिलाइजर ने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है, थोड़ा बहुत फातिमा फर्टिलाइजर को भी रख सकते हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड है। फातिमा बीइंग इन द आरएफ हबीब ग्रुप एंड देन पीआई की प्राइवेटाइजेशन में बड़ा शामिल था, बड़ी न्यूज़ में रही थी। तो बहुत तो फर्टिलाइजर आपको ओवरऑल एक अच्छे प्ले में नजर आएगा, एंड इट्स आल्सो डिफेंसिव सेक्टर, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है मोइज, मैं फर्टिलाइजर में फातिमा फर्टिलाइजर से रिलेटेड आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। आपको लॉन्ग टर्म टारगेट्स फातिमा फर्टिलाइजर के कैसे नजर आते हैं, और थोड़ी सी इसकी अर्निंग्स और कंपनी कितनी बेहतर है कंपेयर टू स्पीयर्स, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि हमें कमेंट्स में बहुत सवाल आए हैं पहले भी फातिमा फर्टिलाइजर से। देखिए फातिमा फर्टिलाइजर की अगर हम बात करते हैं तो फातिमा फर्टिलाइजर का पहले हम हाई देख लेते हैं। वो अराउंड जो है वो 190 192 रुपए का हाई लगा के 120 के पास आ गया था। इतनी मार्केट जो थी उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा खासा वो नीचे आ गया था, अपने आप को कलेक्ट कर लिया। और आज का इसका जो रेट है, शेयर प्राइस है, वो 145 रुपए के पास है। अर्निंग्स की बात करते हैं और डिविडेंड की बात करते हैं तो क्वार्टरली ये डिविडेंड देता है पूरे साल के अंदर। लास्ट ईयर भी 6 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी थी। और अगर मैं अर्निंग्स की बात करता हूँ तो अर्निंग्स भी इसकी बहुत अच्छी है। 20 रुपए की अर्निंग है इसकी एक साल की, और अगर 10 के मल्टीपल पर भी जाता है, क्योंकि अगर फौजी फर्टिलाइजर हम देख रहे हैं तो वो भी अराउंड 9-10 के मल्टीपल पर मिल रहा होता है। और अगर फातिमा फर्टिलाइजर की हम बात करते हैं तो वो भी अगर 10 के मल्टीपल पर जाता है तो 200 रुपए का शेयर प्राइस बढ़ता है। तो 200 रुपए का आप टारगेट प्राइस रख के फातिमा फर्टिलाइजर को बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लॉन्ग टर्म टारगेट्स में एक साल का टारगेट बता रहे हैं फातिमा जी, एक फर्टिलाइजर? साल का टारगेट रख लें, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो बहुत ही तेजी से चलता है। तो एक साल 1.5 साल के अंदर आप इजीली 200 रुपए का टारगेट अचीव कर सकते हैं, यानी कि 50 से 55 रुपए का गेन आपको इसके अंदर मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुफीज, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आईएमएफ की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है नेक्स्ट मंथ। जो हमारा अगला बजट डिसाइड होगा उसमें कंसल्टेशन होगी उनकी भी, तो गवर्नमेंट ने भी आप डिस्कशन करना शुरू कर दिया है, प्लान प्रपोज करने शुरू कर दिए हैं। हमारा जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हमेशा रहा है टैक्स कलेक्शन का, तो इस बार जो आईएमएफ की टीम आ रही है, आपको क्या लगता है कि डिस्कशंस जो होंगी इसके आउटकम्स क्या होंगे, और किस तरह से टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी इस बार, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे, थोड़ा सा इसको डिस्कस। वेल आई थिंक उसी तरह हुआ जिस तरह हमेशा आईएमएफ ने बताया है, लेकिन जो शॉर्टफॉल रहा है वो रहा है, और फिर सैलरी क्लास पर टैक्स लगा है और हमेशा से ही लगता रहा है। तो उसी तरह टैक्स पाकिस्तान में कलेक्ट होता है, उसी तरह आगे भी कलेक्ट होगा। डेफिनेटली उस पर थोड़ा सा मोरलेस आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ शायद बेहतरी आ सके, बट क्योंकि एक पूरा निज़ाम ही इस तरह का टैक्स कलेक्शन का, तो उसी तरह कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर हम आगे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हो सकता है कुछ इनिशिएटिव्स इस तरह के लॉन्च करे, क्योंकि हम इलेक्शन ईयर देख सकते हैं। फिर हम कुछ फेवरेट फैसले भी देख सकते हैं, तो हमें ये भी देखने के बजट में फिर पीएसडीपी फंड में कितनी एलोकेशन हो रही है, ताकि आपके डेवलपमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर किस तरह चलेगा। तो आई थिंक जिस तरह आपका टैक्स कलेक्ट होता है, शॉर्टफॉल हमेशा ही रहा है। कुछ कभी कभार एसबीआर उसके टारगेट्स पूरे करने की कोशिश करता है, कभी शॉर्टफॉल हो जाता है, तो उसी तरह कलेक्ट होगा। एंड एज लॉन्ग एज आईएमएफ को आप ट्रस्ट में लेके टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो इट वोंट बी प्रॉब्लम।
बट अगेन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सैलरी क्लास पे ही टैक्स लगाया जाता है। मैं इस बारे में बात करना भी चाहता हूँ कि एक वो क्लास जो मेहनत भी करती है पाकिस्तान में, अर्निंग भी करती है, एंड देन इवेंचुअली दे एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस। और अगर आप उनकी अर्निंग्स देखें तो वो अर्निंग्स उस तरह बढ़ती नहीं है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में हो तो उनकी अर्निंग्स, उनकी जो सैलरी है वो इस तरह नहीं ग्रो करती जिस तरह उन पे टैक्सेस लगते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इसको इस तरफ फॉर्मेशन करनी चाहिए जहां पे जो सेक्टर्स टैक्स नेट पे नहीं आते उनको टैक्स नेट में लेकर आए। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कुछ, आई थिंक मैंने ये सुना भी था, ये पढ़ा भी था कि चाहे वो यूट्यूब का सेक्शन हो या इवन सोशल मीडिया के, वहां से भी टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स को टैक्स नेट में लेकर आएंगे, जो कि अच्छी बात है, लेकर आना चाहिए ताकि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास ना हो। अगर आप कॉर्पोरेट टैक्सेस भी देख लें तो पाकिस्तान में ये सब डूइंग बिजनेस डेवलप करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप इतने टैक्सेस लगा दें कि यहाँ पे बिजनेस करना मुश्किल हो जाए। तो आपको कहीं ना कहीं हर किसी को थोड़ा सा फैसिलिटेट भी करना है, बट आपको अपना टैक्स नेट को भी ब्रॉडर होराइजन में लेके जाना है ताकि आपका कलेक्शन अच्छा हो सके। बिल्कुल ठीक है। मुझे मेरा आपसे अगला सवाल है, इस हफ्ते की मार्केट तो आपने बता दी, डेली भी हमारी डिस्कशन हो रही थी, आप मार्केट का एनालिसिस कर रहे थे। आने वाले वीक के लिए मार्केट को किस तरीके से देखते हैं, कौन से सेक्टर्स आपको ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ठीक है। सबसे पहले तो सीमेंट सेक्टर, फिर फार्मा सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी थोड़ी मुझे मजबूती लग रही है, और प्लस ऑयल सेक्टर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा परफॉर्म कर सकता है, जिसके अंदर ओजीडीसी पीपीएल होंगे, और रिफाइनरी भी अभी 2 दिन 3 दिन से रुका हुआ है, तो रिफाइनरी के अंदर भी हमें जान नजर आ रही है, मुझे पर्सनली जान नजर आ रही है। अब मार्केट किस तरह की रहेगी, क्योंकि मार्केट के जो लास्ट 3 दिन है उसके अंदर बाइंग बहुत तगड़ी आई है, बाइंग बहुत हैवी हुई है, और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बाइंग हुई है, इंडिविजुअल्स की बाइंग नहीं है। तो जब इंस्टीट्यूशंस हैवीली बाय करते हैं ना, तो उसके बाद मार्केट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि बढ़ती है मार्केट। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड की बाइंग आई है पिछले लास्ट 3 दिन के अंदर, और आज मुझे लगता है म्यूचुअल फंड की होगी। तीनों दिन म्यूचुअल फंड की अगर बाय कर रहा है तो नेक्स्ट वीक के अंदर उसको और मार्केट ऊपर जाती हुई हमें दिखेगी, और शायद म्यूचुअल फंड वहां पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेक करे। और इंडिविजुअल्स का भी मैं यही कहूंगा कि ऊपर जाए 170 175 के पास, वहां थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप, क्योंकि मार्केट एक पहले रैली के अंदर चल रही थी कंटिन्यूसली, अच्छी तगड़ी रैली मार्केट ने बना ली थी। 60,000 से स्ट्रेट चली थी, पहले 1,20,000 पे रुकी, पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, लाख तक टच किया, उसके बाद फिर 1.5 लाख पे थोड़ा सा रुकी, 2 महीने वहां रुकी, और उसके बाद फिर 190 तक मार्केट गई, और 190 से रैपिडली मार्केट गिरी है। तो एक रैली जो होती है ना, वो तोड़ दी मार्केट है, क्योंकि इतनी ज्यादा करेक्शन अब तक हमने नहीं देखी थी। जब मार्केट चली है 27,000 से कोविड के बाद से, तब से हमने इतनी ज्यादा और इतनी लंबी करेक्शन हमने नहीं देखी थी। ये जो करेक्शन आई है, भले शॉर्टर टाइम पीरियड की हो, 2 महीने की हो, लेकिन करेक्शन हमने देखी बहुत ज्यादा है भी ना। 191 से 144 तक का लो लगा लिया मार्केट ने, तकरीबन जो है वो 47,000 पॉइंट्स मार्केट एग्जिट कर गई विथ इन अ मंथ और 2 मंथ्स। ठीक है, और उससे पहले ही मार्केट ज्यादा जा चुकी थी नीचे की, रेको डिक के मामला चल रहा था, T+1 की वजह से न्यूज में भी चल रहा था, और प्लस जंग भी हो गई, सारी चीज एक साथ हो गई। तो मार्केट अब आई डोंट थिंक एक साथ रैली पकड़ेगी, एक साथ तेजी में चली जाएगी। मार्केट अब कंसोलिडेट करेगी, 175 180 भी जाके अपनी जगह बनाएगी, जो इसका ऑल टाइम हाई था उसके पास जाके रुकेगी। लेकिन ऑल टाइम हाई आने के बाद भी आपके रेट्स इतनी जल्दी रिकवर नहीं करेंगे, रेट्स रिकवर करने में टाइम लगता है। रेट्स आपको जब ऊपर आएंगे, जब 2 लाख से ऊपर मार्केट चली जाएगी, तब तक सिर्फ एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर एक बॉक्स में रहेगी मार्केट, तो आपने वहीं पर ही बाइंग सेलिंग करनी है, अगर आप जो है वो रेगुलर काम करते हैं इसके अंदर। नहीं तो फिर आपने सेल करना है और थोड़ा वेट करना है, जब नीचे आपको शेयर्स मिले तो आपने बाइंग करनी है। तो आई थिंक कि अगर मार्केट ऊपर जाती है 175 के अराउंड कमिंग वीक के अंदर, तो आपने सेल करना है। और मार्केट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी वो आपको वीकेंड की न्यूज बताएंगी, जो पाकिस्तान के अंदर मीटिंग चल रही है कंफर्म, अगर तो लंबा सीज फायर हो जाता है, मतलब खत्म ही हो जाती है जंग, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और फिर उससे क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होगी, ओजीडीसी पीपीएल के मार्जिन पे थोड़ा सा हिट पड़ सकता है, लेकिन स्टिल स्टेबल ही रहेंगे। पीएसओ सेट हो जाएगा, सारी कंपनीज जो है वो फिर सेट होना शुरू हो जाएंगी, और 3-4 महीने लगेंगे, उसके बाद फिर नई रैली मार्केट पकड़ सकेगी। बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगले इस वीकेंड पे या आने वाले हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा एक्ट कर सकती हैं जिसकी वजह से मार्केट पे कोई उसका इफेक्ट आ सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी? अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम आईएमएफ की बात करते हैं तो मार्केट अपने आप को आईएमएफ के हिसाब से पहले से एडजस्ट कर रही होती है कि हमारी आईएमएफ है, एंड देन फिर हमें एक ट्रांच मिल रहा है, हमारी सारी चीजें मैक्रो जो है वो इंटैक्ट रहे, हमारे इंडिकेटर्स दुरुस्त सिम्त में रहे, और हम उस तरह ही रैली को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। प्रेडिक्ट एज इन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। सिमिलरली अब जो हम रैली को थोड़ा सा एंटिसिपेट कर सकते हैं, दैट वुड बी अ प्री बजट रैली। बजट हमारा अनाउंस होना है, बजट आना है, उस हिसाब से मार्केट अपने आप को रीरेट करेगी। ऑलरेडी अब आपने 2-3 चीजों को प्राइसिंग करना होगा। पहली चीज ये कि जंग, हम अगर जंग की बात करते हैं उसको मैं समराइज करता हूँ, तो आपकी वॉर अगर इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि ये कॉन्फ्लिक्ट एंड होता है,
तो आपने उसके रिपरकशंस जो हैं, जो जंग बंदी के बाद आएंगे आपकी फंडामेंटल अप्रोच पे कंपनीज के ऊपर, पहले तो आप वो स्टडी करेंगे। उसके बाद आप सेकंड चीज देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या उन कंपनीज में स्टे करती है नहीं करती, क्या, क्योंकि सेक्टर स्विचिंग एंड स्वैपिंग बड़ी रैपिडली होती है, तो आपको एग्जिट का भी मौका नहीं मिलता, मतलब या तो आप फंस जाते हैं, तो आपने उसके बाद लिक्विडिटी को मॉनिटर करना होगा कि क्या लिक्विडिटी उन कंपनीज में उस जगह पे स्टे करेगी या लिक्विडिटी शिफ्ट करेगी, और अगर कर रही है दैट मींस कि उनके फंडामेंटल्स इंटैक्ट है नहीं है, क्या ऑयल प्राइसेस से वो इम्पैक्ट हो रहे नहीं हो रहे, एंड देन जो आपकी बजट प्री बजट रैली होगी वो डिटरमिन करेगी कि कहाँ पे ज्यादा मनी मूव करिए, एंड देन फिर आप इंस्टीट्यूशनल मनी देखते हैं कि किन किन सेक्टर्स में बाइंग करिए। इस तरह मार्केट अपने आपको थोड़ा थोड़ा प्राइसिंग करेगी, क्योंकि जंग डाइल्यूट हो गई। वी आर होपिंग इंशाल्लाह कि ये सारा सीजफायर का मामला भी एक बेहतर नोट पे खत्म हो और ऑयल प्राइसेस नीचे ट्रेड करें, ताकि वापस हम फिर अपने फंडामेंटल्स को रिवाइज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं इसी के साथ कनेक्टेड आपसे नेक्स्ट सवाल पूछूंगा ऑडियंस के लिए कि जैसे आपने बताया कि प्री बजट रैली है और बजट आएगा, उसके बाद थोड़ा सा डिसाइड भी होगा कि कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स में बेहतर परफॉर्म करेंगे। लास्ट जब बजट आया था उसके बाद ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको ज्यादा इफेक्ट हुआ था या वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके थे, और थोड़ा सा इस बारे में भी बता दें ताकि इस बजट के बाद भी अगर कोई इन्वेस्टर्स सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो स्विचिंग और स्वैपिंग अकॉर्डिंगली कर सकें। थोड़ा सा इस बारे में देखिए, जब बजट आता है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप पे कोई नए टैक्सेस तो नहीं लगाए जा रहे। कॉर्पोरेट सेक्टर हमेशा ये देखता है कि आप पे टैक्सेस किस तरह इम्पोज हो रहा है। मुझे याद है जब हमारे जब मित्ता इस्माइल साहब थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने सुपर टैक्स की बात की थी। जब सुपर टैक्स हमारे इम्पोज हुआ तो फ्राइडे का दिन था, मुझे याद है, उसका मार्केट बड़ी तेजी से गिरी थी। उन्होंने कहा कि मार्केट अगर एक सर्टेन परसेंटेज इतना पैसा कमाते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी, तो आप पे सुपर टैक्स लगेगा। तो जब कंपनीज, क्योंकि कंपनीज की अर्निंग्स कम हो जाती है, आप एक बड़ा चंक जो है टैक्स में देते हैं, कंपनीज अपनी अर्निंग रिटेन नहीं कर पाती, फिर आपके मार्जिन श्रिंक होते हैं, फिर आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ती है। तो अगर आपके नए टैक्सेस नहीं लगते तो फिर कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद सेक्टर कौन सा है, जिस सेक्टर के लिए फेवरेट फैसले होते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कोई ऐसी चीज लेकर आते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आते हैं जो एक्सपोर्ट सेक्टर को बेनिफिशियल है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो आईटी हो, या आप कोई नए सीमेंट के लिए भी अगर आप कर लें, तो हम देख सकते हैं कि वहां पे आपको लिक्विडिटी, वहां पे आपको वॉल्यूम, वहां पे आपको पैसा जाता हुआ नजर आएगा। नए टैक्सेस इंपोज नहीं हो रहे, आपको एक पर्टिकुलर, जैसे हम पीएचडीबी फंड की बात करते हैं ना हमेशा, कि डेवलपमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, आपको फंड अच्छा एलोकेट हो रहा है, तो आपका सीमेंट सेक्टर चलता है कि कंस्ट्रक्शन होगी, हेल्थ एक्टिविटी होगी। फिर लेकिन आपने ये भी देखना होता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर हो रही है तो किस तरह हो रही है, क्या लोगों की बाइंग पावर है, क्या लोग उतने घर बना रहे हैं, या सिर्फ गवर्नमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन होगी जहाँ पे डैम्स बनेंगे, सड़कें बनेंगी, ये चीजें मॉनिटर करनी होती है। तो ये तो एक चीज होगी। उसके बाद आपने टैक्सेस देखने होते हैं, फिर आपने देखना होता है कि पॉलिसी किस तरह रिवाइज हो रही है। एज लॉन्ग एज, इसमें हम ऑटो की बात करते हैं, सिक्लिकल सेक्टर की बात करते हैं, तो ऑटो के ऊपर अगर बात आती है, सॉरी मुझे ऐसा रियलाइज हो गया मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेता हूँ। मैं चाह रहा था मैं जल्दी जल्दी आपके सवाल के जवाब देता हूँ। अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो फिर हम ऑटो की पॉलिसी देखते हैं। जब ऑटो की पॉलिसी आई थी, पहले आई थी, तो हम देखते हैं कि हाइब्रिड के लिए क्या पॉलिसी आ रही है, ईवीज की क्या क्या पॉलिसी आ रही है। तो अगर लेट्स से हम ईवीज की पॉलिसी को लेकर चलते हैं कि अगर ईवी के लिए कोई बड़ी बेनिफिशियल पॉलिसी आ जाए, तो हम ये देख सकते हैं कि जिनका जो अपने कंपनीज ईवी प्लांट्स लगा रही हैं, चार्जिंग स्टेशन लगा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, या वो कंपनी जो ईवीज को फॉर नाउ इंपोर्ट कर रही है बट वो यहाँ पे प्लान करती है एक पूरा प्लांट सेटअप करने का, उनके लिए क्या बेनिफिट है। अगर बेनिफिट है तो वहां पे आप एक क्या कहते हैं, पैसे का फ्लो देख सकते हैं। तो इस तरह हम बजट को पहले देख, जब बजट आएगा तो हम देखेंगे कि बजट नए टैक्सेस तो नहीं आ रहे, पॉलिसी किस तरह आ रही है, और रिलीफ कहाँ कहाँ मिल रहा है, फार्मास्यूटिकल पे किस तरह का रिलीफ, क्या हम एक्सपोर्ट करें, क्या प्राइसिंग पावर हमारे पास उस तरह की आ रही नहीं रही, ये सब चीजों को हम प्राइसिंग करके देख सकते हैं, फिर कहाँ पे पैसा। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जी फॉर ज्वाइनिंग द शो। हमने कोशिश पूरी की कि शो के अंदर आप लोगों से फंडामेंटल से लेके मार्केट की रैली को लेके कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई खबरें, जितनी भी चीज़ें हैं सबको डिस्कस कर लें, स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स भी डिस्कस कर लें, आप लोगों की कमेंट्स में बताई गई हुई कंपनीज को भी इन नोट लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, रोजनामा में भी और नेक्स्ट वीकेंड हफ्तानामा में भी, और इस उम्मीद के साथ कि मार्केट पॉजिटिव होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।